तो कहानी शुरू होती है 9 जनवरी 1915 से। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे। अब अंग्रेज लोग सोच रहे थे, अरे ये तो वही वकील है जिसको ट्रेन से फेंका था, आएगा कोर्ट में सॉरी वॉरी बोलेगा। पर उन्हें क्या ही पता था कि बापू तो यहाँ पूरा का पूरा गेम पलटने के मूड में थे। उनका जवाब तो कुछ ऐसा था, रे ओए गोरो, तुम्हारी ट्रेन तो मुझे याद है, पर अब तुम्हारे पूरे देश को अगर स्टेशन से बाहर न फेंक दिया तो मेरा नाम भी गांधी नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी उस तूफान की जो आगे चलकर ब्रिटिश राज को हिलाने वाला था। अब कमाल की बात यह है कि भारत आते ही बापू ने कोई भाषणबाजी शुरू नहीं की, नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे 2 साल तक भारत का चक्कर काटा। समझिए कि उस जमाने का ट्रैवल व्लॉग बना रहे थे, बस बिना कैमरे के। मतलब 2 साल तक अपना फोन एक तरह से साइलेंट मोड पे डाल दिया था, ताकि देश की असली नब्ज को, असली दिक्कतों को समझ सकें। तो अब जब देश की नब्ज अच्छे से पकड़ में आ गई, तो भाई एक्शन का टाइम था। बापू ने अपनी पहली बड़ी लड़ाइयां शुरू की, समझिए अंग्रेजों के सिस्टम को एक तरह से टेस्ट ड्राइव पे ले जाने के लिए। तो साल था 1917 और जगह थी बिहार का चंपारण। यहाँ दिक्कत ये थी कि अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, और उससे हो क्या रहा था, उनकी जमीन बंजर होती जा रही थी। तो बेचारे किसान बापू के पास पहुंचे और गुहार लगाई, बापू ये गोरे तो हमारी जमीन ही काली कर रहे हैं। बापू चंपारण पहुंच गए और बस धरने पर बैठ गए। अब एक अंग्रेज अफसर पूरी अकड़ में आया और बोला, मिस्टर गांधी गो बैक। बापू ने बड़े शांति से जवाब दिया, रे बावड़े, यो तेरा गाम है के, मैं तो यहीं लठ गाड़ूंगा। बस उनकी इस एक जिद ने उस अफसर की बोलती ही बंद कर दी। और नतीजा, बापू की इस सीधी और सच्ची बात के आगे अंग्रेजों का पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। उन्हें झुकना पड़ा और किसानों की सारी मांगें माननी पड़ी। और ये थी गांधी की भारत में पहली बड़ी शानदार जीत। चंपारण के बाद 1918 में बारी आई अहमदाबाद के मिल मजदूरों और खेड़ा के किसानों की। इस बार बापू ने अपना सबसे अनोखा हथियार निकाला, भूख हड़ताल। अब अंग्रेज हो गए परेशान, सोचने लगे, भाई हम गोली चला सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, पर इस भूखे आदमी का क्या करें। आखिर में उन्हें बोनस भी देना पड़ा और टैक्स भी माफ करना पड़ा। तो ये छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने के बाद अब बारी थी एक बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन की। मतलब अब बात लोकल मुद्दों से काफी आगे बढ़कर अंग्रेजों के पूरे सिस्टम को बॉयकॉट करने तक पहुंच चुकी थी। और इसी बीच अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास कर दिया। इसका मतलब बड़ा सीधा था, ना वकील ना दलील, सीधा जेल। मतलब किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दो। बापू ने इसे काला कानून कहा, और सही भी था, ये तो सरासर गुंडागर्दी थी। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे खतरनाक कानून का बापू ने क्या जवाब दिया होगा। सोचिए, क्या उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई या कोई चिट्ठी लिखी? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। 1920 में बापू ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। इसका मंत्र एकदम सिंपल था, अंग्रेजों को पूरी तरह से इग्नोर मारो, जैसे वो हैं ही नहीं। बस फिर क्या था, लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ी, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, और विदेशी कपड़ों की तो जगह जगह होली जलाई गई। अरे हालात तो ऐसे हो गए थे कि एक अंग्रेज अफसर जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, डार्लिंग, धोबी आज नहीं आया, वो तो बापू की रैली में विदेशी कपड़े जला रहा है, अब अपने अंडरवेयर खुद ही धो लो। सोचिए, अंग्रेजों का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ गया था। ये असहयोग आंदोलन अपनी पीक पर था। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज़ादी बस अब मिलने ही वाली है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आ गया। साल था 1922। चौरी चौरा नाम की एक जगह पर एक गुस्साई भेड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। और ये हिंसा, ये बापू के अहिंसा के सिद्धांतों के एकदम खिलाफ थी। और जैसे ही बापू को इस हिंसा की खबर मिली, उन्होंने फौरन बिना एक पल सोचे पूरे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उनके कई साथी तो एकदम चौंक गए। उन्हें लगा, अरे बापू ये क्या किया, हम तो जीतने ही वाले थे और आपने तो पूरा गेम ही अनइंस्टॉल कर दिया। लेकिन बापू के लिए अहिंसा हर चीज से ऊपर थी। आंदोलन रुकने के बाद कुछ साल तो शांति रही, लेकिन आज़ादी की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, वो बुझी नहीं थी। और अब लक्ष्य भी बदल चुका था। अब कोई आधी अधूरी आज़ादी नहीं, अब चाहिए थी फुल सेटलमेंट, यानी पूर्ण स्वराज।
तो इस दौरान कई अहम घटनाएं हुई। 1924 में बापू सिर्फ एक बार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे देश ने साइमन गो बैक के नारों के साथ काले झंडे दिखाए। और आखिर में 1929 के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज मतलब पूरी आज़ादी की मांग का ऐलान कर ही दिया। अब बारी थी एक ऐसे आंदोलन की जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। और इस बार हथियार क्या था? कोई बम नहीं, कोई बंदूक नहीं। इस बार हथियार था बस एक चुटकी नमक। हुआ ये कि अंग्रेजों ने नमक जैसी रोजमर्रा की चीज पर टैक्स लगा दिया। अब बापू बोले, अरे ये तो हद है, मतलब अब इंसान अपनी सब्जी में नमक भी तुम्हारी मर्जी से डालेगा क्या? और बस उन्होंने इसी छोटे से दिखने वाले मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। अब जरा सोचिए, 61 साल की उम्र, साथ में सिर्फ 78 लोग, और चलना कितना था? 240 मील, यानी लगभग 390 किलोमीटर, वो भी पैदल। बापू इस यात्रा पर निकल पड़े। उधर अंग्रेज मजाक उड़ा रहे थे, हा हा हा, ये बूढ़ा क्या आप समंदर खाली करने जा रहा है? लेकिन जब बापू दांडी के किनारे पहुंचे और उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ एक चुटकी नमक उठाकर कानून तोड़ा ना, तो पूरी दुनिया ने देखा। वो एक चुटकी नमक ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव पर किसी हथौड़े की तरह पड़ा। उस एक पल ने अंग्रेजों की पूरी सत्ता को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक दुबले पतले धोती पहने इंसान ने अपनी जिद, अपनी अहिंसा और अपने अनोखे तरीकों से दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे डाली।